चंद्र सूर्य आकाशमा रहन्छ तबसम्म हुन्छ आफ्नै। तस्वीरें हैं नेपाल की। नेपाल में दरअसल इन दिनों एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जो कि विदेशी मीडिया में और भारतीय मीडिया में भी बेहद कम रिपोर्ट किया जा रहा है अनजान कारणों से। दरअसल ये आंदोलन इस बात को लेकर है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दोबारा नेपाल में राजशाही लागू की जाए। आपको पता है कि 2008 से पहले नेपाल में लगभग 240 साल तक शाह डायनेस्टी रूल करती थी। 1768 में वहां पर शाह डायनेस्टी स्थापित हुई थी। उसके बाद 2008 तक वो रूल करती रही और नेपाल इस दौरान अकेला इकलौता, दुनिया का इकलौता घोषित हिंदू राष्ट्र था, हिंदू नेशन था, जिसका राष्ट्रीय धर्म जो था वो हिंदुइज्म था। लेकिन 2008 में वहां पर उससे पहले लंबा खूनी संघर्ष होता रहा पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर और आखिरकार किंग ज्ञानेंद्र ने इस्तीफा दिया और राजगद्दी से वो हटे और रास्ता प्रशस्त किया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू की जाएगी। 28 मई 2008 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई, उसमें इसको सर्कुलर स्टेट और फेडरल सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी गई। यानी 28 मई 2008 के बाद नेपाल एक सेकुलर स्टेट बन गया। लेकिन उसके बाद करीब 12 साल बाद नेपाल में 11 प्रधानमंत्री बदल चुके। 11 प्रधानमंत्री, 12 साल में 11 प्रधानमंत्री, यानी हर साल कोई ना कोई एक नया प्रधानमंत्री नेपाल में होता है। यानी वो सेकुलर स्टेट, एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां घोषणा तो कर दी गई, लेकिन वहां इसको ठीक तरीके से वो लागू आज तक नहीं हो पाया। जो आपस में पॉलिटिकल पार्टियों में और पॉलिटिकल पार्टी में भी आपस में जो झगड़ा होता रहता है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। हालांकि अभी भी नेपाल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जाहिर है लोग बेहद दुखी हैं, बेहद परेशान हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक उनको कहना था कि करीब 86% लोगों का कहना है कि नेपाल में बड़ी प्रॉब्लम है, नेपाल में कहीं ना कहीं करप्शन बहुत ज्यादा है, नेपाल में दिक्कत है और खासतौर पर पिछले 1-2 साल में ये समस्या काफी बढ़ी है। कोविड के चलते, कोविड काल में नेपाल में काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का विश्वास जो है वो काफी कम होने लगा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लिहाजा इस तरह के आंदोलन लगातार तेज होने लगे हैं। हालांकि इस तरह की आवाजें पहले भी उठती रही हैं। साल 2008 से पहले जो शाह डायनेस्टी थी, उससे पहले भी काफी कुछ इन 240 साल में काफी कुछ वहां पर बदलाव होता रहा। प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, तो कई बार सत्ता जो है वो राजशाही नाम मात्र की रही और जो प्राइम मिनिस्टर वहां पर थी, जो अलग अलग डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टरशिप वहां पर प्रीमियर्स बनते रहे, उनमें उनके हाथों में सत्ता जाती रही। पृथ्वीनारायण शाह ने जो 1768 में इस डायनेस्टी की स्थापना की थी, उसके बाद 1806 में थापा प्रीमियरशिप, यानी थापा एक प्रीमियर बनने लगे राजशाही के अंडर। असली सत्ता थापाओं के हाथ में होती थी। उसके बाद 1846 में राणा प्रीमियर्स, लेकिन इससे पहले पांडे प्रीमियर्स भी 2 बार वहां पर नेपाल में स्थापित हुए, जो कि एज ए प्रीमियर, इसको सीधे शब्दों में कहें तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो काम करते थे और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती थी वो उनके हाथ में थी। 1846 में राणा प्रीमियर्स बनने लगे, एक प्रीमियर की स्थापना हुई और वो करीब 1950 तक वो नेपाल में रहे। उनके हाथ में सत्ता थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके हाथ में ज्यादातर होती थी। लेकिन उसके बाद चूंकि अंग्रेजों के साथ उनका एक तरह की ट्रीटी थी, तो शाह डायनेस्टी जो थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्टाम्प मात्र थी, उनको ज्यादा पावर नहीं थी। लेकिन 1950 के आते आते भारत ने मिलकर वहां पर दोबारा राजशाही को स्थापित किया, एक तरह की एब्सोल्यूट किंगशिप वहां पर दोबारा लागू हुई। लेकिन उसके बाद भी वहां पर प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश लगातार होती रही। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आ रही थी, तो नेपाल में भी लगातार कोशिश होती रही और एक तरह का करीब 1950 से लेकर 1960 के बीच में ट्रांजिशन एरिया चलता रहा। पावर किंग के हाथ में रहे या फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने केपी कोइराला, उन दिनों ही पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। आपने नाम बहुत सुना होगा। नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। 1960 में किंग महेंद्र ने एक तरह की पंचायत व्यवस्था, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन उन्हें एक पंचायत व्यवस्था वहां पर लागू कर दी कि कुछ लोग होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, पार्टी सिस्टम नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं सत्ता चलाएंगे। लेकिन 1990 आते आते
वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं कमजोर होती गई। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी थी वो लागू हो रही थी और उथल पुथल मची हुई थी। 1990 से पहले नेपाल में काफी कुछ फिर हंगामा हुआ और फिर वहां पर एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई, यानी फिर वहां पर प्रधानमंत्री बनने लगे। लेकिन ज्यादातर जो पावर था, एग्जीक्यूटिव पावर थी, वो फिर भी किंगशिप के यानी राजाओं के हाथ में थी। जो किंग वीरेंद्र थे वो उन्हीं के हाथ में पावर्स थी। लेकिन 2001 में आपको पता है कि किंग दीपेंद्र जो कि युवराज थे, उन्होंने एक महल में ऐसी घटना होती है कि वो राजशाही परिवार के बहुत सारे लोगों को, करीब दर्जन भर परिवार वालों को मार देते हैं। उसके बाद जो किंग वीरेंद्र थे, इसके छोटा भाई थे किंग ज्ञानेंद्र। तो किंग वीरेंद्र की हत्या के बाद किंग ज्ञानेंद्र, उसके छोटे भाई, वहां के राजा बने। लेकिन इसी के साथ नेपाल में जो खूनी संघर्ष था वो काफी ज्यादा तेज होता रहा। कई माओइस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लगातार जो बंदूकधारी आंदोलन वो कर रही थी, वो लगातार हमले करती थी और इस तरह के काफी कुछ हंगामा नेपाल में होता रहा। धीरे धीरे किंग ज्ञानेंद्र ने कई बार कोशिश की कि जो प्रधानमंत्री है उनको भी हटा दिया जाए, एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ले ली, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। आखिरकार 2008 में उन्होंने राजगद्दी त्यागनी पड़ी। उन्होंने समझौता किया कि वो सत्ता वापस पूरी तरह उनको डेमोक्रेसी को दे देंगे और उनके साथ किसी तरह के कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी। 2008 में बनते हैं, एक तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और वहां पे प्रधानमंत्री बनना शुरू हो जाते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला। वो करीब 280 दिन एक ट्रांजिशनल फेज में उनको एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, लेकिन वो 280 दिन रहते हैं। इसके बाद माधव कुमार नेपाल 622 दिन, 2009 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 622 दिन वो रहते हैं। लेकिन 2011 में दोबारा प्रधानमंत्री एक बनते हैं झालानाथ खनल, जो वो सिर्फ 204 दिन रहते हैं। 2011 में ही फिर एक और प्रधानमंत्री आते हैं, बाबूराम भट्टाराय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो प्रधानमंत्री बनते हैं और वो करीब 563 दिन रहते हैं। 2013 में फिर एक और प्रधानमंत्री आते हैं, खिलराज रेजमी, जो 334 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं, इंडिपेंडेंट थे वो। 2014 में फिर से प्रधानमंत्री आते हैं, सुशील कोइराला, 608 दिन वो प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 2015 में 297 दिन के लिए केपी शर्मा ओली, जो कि फिलहाल प्रधानमंत्री, वो फिर से प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार। उसके बाद उनको सत्ता से हटाया जाता है। 2016 में केपी शर्मा ओली के बाद पुष्प कुमार दहल, जो कि दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो सत्ता में आते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वो करीब 307 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद नेपाली कांग्रेस सत्ता में आती है 2017 में। शेर बहादुर थापा उसके प्रधानमंत्री बनते हैं, वो 253 दिन सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है और फिर केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं, 11वें प्रधानमंत्री। अब आप लगाइए कि 12 साल में 11 प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। जनता में क्या मैसेज आएगा, क्या विश्वास बनेगा? उनको लगेगा भाई इससे पहले तो पहला ही राज अच्छा था। ये जो संघर्ष आपस में करते रहते हैं सत्ता के लिए, जो उथल पुथल करते रहते हैं, उसकी पार्टी से लेकर उस पार्टी में जंग करते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में जंग करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास कम हुआ और इस तरह के आंदोलन की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। इन दिनों ये आंदोलन काफी तेज हो रहा है। तेज इसलिए हो रहा है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। एक तो इन्होंने मिलकर जो कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल पुष्प कुमार दहल की जो थी माओइस्ट सेंटर, इन दोनों ने मिलकर 2017 में कोशिश की कि भाई हर साल कोई ना कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो हम दोनों मिलकर सत्ता चलाते हैं। पुष्प कुमार दहल पार्टी के चेयरमैन बनते हैं और जो केपी शर्मा ओली हैं वो भी पार्टी के चेयरमैन रहते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों का समझौता सिर्फ दिखाने के लिए है। उसके बाद भी लगातार दो फाड़ कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल में बनी हुई है, आपस में उनका संघर्ष जारी रहता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लगातार कोशिश होती रही, पुष्प कुमार दहल का जो सेक्शन है वो लगातार इस तरह का बयान देता रहा था कि केपी शर्मा ओली का विश्वास लोगों का नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीच में चीन के राजदूत को आकर मीटिंग्स करनी पड़ी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध है वो चीन से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि भारत के साथ उनका जो संबंध है वो काफी खटास में इन दिनों रहते हैं। चीन को लगातार मदद देनी पड़ी। चीन के कहने पर पुष्प कुमार दहल को कदम पीछे हटाने पड़े।
लेकिन जनता अब सब समझने लगी, जनता समझने लगी है कि दरअसल ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये काफी पेचीदा है, ये काफी कमजोर है, इससे देश का नुकसान बहुत ज्यादा है। लिहाजा वो चाहते हैं कि नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नेपाल में दोबारा राजतंत्र, राजशाही घोषित की जाए और नेपाल पहले की तरह मजबूत बने। ये कोशिश नेपाल में इन दिनों जारी है। यही वजह है कि एक पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वो लगातार कोशिश कर रही है। इसके साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं, कई युवा संगठन हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हेथोड़ा में, झापा में, काठमांडू में काफी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, हजारों की संख्या लोग सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने मांग की है कि राजशाही लागू की जाए, नेपाल में उनको दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सेकुलर स्टेट उनको ना रखा जाए। मैं आपको वहां बता दूं कि करीब करीब 82% नेपाल की जनसंख्या जो है वो हिंदू है, उसके बाद वहां पर 9% बुद्धिज्म है, उसके बाद करीब करीब 5% से कम इस्लाम मुस्लिम्स वहां पर है और अब जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी। नेपाल में भारत की तरह, भारत के आदिवासी इलाकों की तरह नेपाल में भी क्रिश्चियन जो है वो जो धर्म परिवर्तन है वो काफी तेजी से हो रहा है। फिलहाल 1.4 आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अगर मैं आपको कहूं कि इससे कहीं ज्यादा क्रिश्चियंस नेपाल में इन दिनों हैं, क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। इस तरह की लगातार खबरें आने के बाद जाहिर है लोगों का विश्वास कम होगा ही होगा, सरकार में कम विश्वास कम होगा ही होगा और इस तरह के आंदोलन तेज होंगे ही होंगे। हालांकि जो के.पी. शर्मा ओली है नेपाल के प्रधानमंत्री, वो उसको स्पॉन्सर्ड घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इशारा भारत की तरफ है, लेकिन ऐसे फिलहाल जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं उन्होंने इससे इनकार किया है। वहां पर स्वस्थ स्फूर्त यानी एक ऑर्गेनिक आंदोलन वहां पर लगातार जारी है। अब आगे देखना ये है कि आगे नेपाल में जो मांगे हैं, ये जो आंदोलन है, ये किस तरफ मोड़ लेता है। जिस तेजी से ये आंदोलन बढ़ा है, ये वाकई किसी निर्णय पर जाकर पहुंचेगा या जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि चीन के प्रभाव में है, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में हम इसका नतीजा जरूर देखेंगे। नमस्कार।